आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक फैसला जिसमें कि आरोपी के खिलाफ 363, 366 और पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था, जिसमें कि आरोपी को 11 साल की सजा सुनाई गई थी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, 5 साल की सजा सुनाई गई थी 363 के अंतर्गत और 7 साल की सजा सुनाई गई थी धारा 366 के अंतर्गत। लेकिन हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी को बरी कर दिया। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में लड़की ने स्पष्ट कहा था कि मेरे साथ, कोर्ट में उसने कहा था कि इसने फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, वो भी ज़बरदस्ती। दूसरा, डीएनए भी मैच हुआ था। इसके बावजूद भी उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला है, रिसेंटली का फैसला है 17 अगस्त 2023 का, जिसमें कि आरोपी को बरी किया गया है। अब इस मामले की कहानी आप समझिएगा कि किस आधार पर बरी किया गया है और हाई कोर्ट ने किस पॉइंट पे फोकस किया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कहानी को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर पाया है, इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है। तो साथ ही इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि घटना है सन 2020 की। ये 24 अप्रैल की बात है। 24 अप्रैल को जो लड़की है, जो पीड़िता है, पीड़िता की माँ पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने में जा करके ये शिकायत दर्ज कराती है कि उसकी बेटी जो कि 16 साल की है, वो कल शाम से घर नहीं आई है। और उसके बाद पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज कर लेती है और उसके बाद जब जांच पड़ताल की जाती है तो कहानी कुछ ऐसी निकल करके आती है कि जो पीड़िता है, जो लड़की है, वो 16 साल की है। वो मोबाइल में जो आरोपी है इससे बात किया करती थी। आरोपी ने उस लड़की को, पीड़िता को मोबाइल दिया हुआ था। एक दिन पीड़िता के भाई ने उस लड़की को, मतलब अपनी बहन को, फ़ोन में बात करते हुए देख लिया। उसने फ़ोन में बात करते हुए देखा तो उसको 2-3 तमाचे लगा दिए और उसने पूछा कि फ़ोन किसका है, किससे बात कर रही है। इस तरह की घटना हुई। लड़की नाराज़ हुई। उसके बाद लड़की आरोपी के पास जाती है और कहती है कि तुम अपना फ़ोन वापस रख लो। उसके बाद आरोपी क्या करता है, आरोपी उस लड़की को, जब वो आरोपी के घर आती है तो आरोपी उस लड़की को उसके घर नहीं जाने देता है। वो रात में अपने यहाँ रोक लेता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद उसको वो अगले दिन जंगल लेके जाता है, वहाँ भी फिजिकल रिलेशन बनाता है। इस प्रकार से ये घटना बताई जाती है और एफआईआर दर्ज होती है, चार्जशीट तैयार होती है, नक्शा मौका तैयार होता है, दोनों लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है, डीएनए मैच होता है, कोर्ट में गवाही होती है, लड़की की 161 के स्टेटमेंट होते हैं थाने में, उसके बाद 164 के स्टेटमेंट होते हैं कोर्ट में। उसके बाद लड़की का चीफ एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसकी माँ का भी होता है, उसके भाई का भी होता है। इस प्रकार से घटना चलती है और मामले में सेशन कोर्ट के द्वारा आरोपी को सजा सुना दी जाती है। अब हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी किया। आप समझिएगा क्यों बरी किया। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे पाया कि लड़की ने अपने 161 और 164 के स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि उसके साथ आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाए हैं। देखिए, किसी को भगा ले जाना एक अलग बात है और शारीरिक संबंध बनाना एक अलग बात है। आपको ये बात अपने केस में पकड़नी होगी अगर आप उस केस में बरी होना और निर्दोष हैं तो लड़की ने ये बात बोली कहाँ, कोर्ट में, जब उसने चीफ एग्जामिनेशन में अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए। वहाँ पे लड़की ने बोला कि उसने मेरे साथ वो मुझे अपने घर रोक लिया था और वहाँ उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद अगले दिन मुझे जंगल लेके गया, वहाँ भी उसने मुझे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। देखिए, महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है कि चीफ एग्जामिनेशन में लड़की ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। उसके बावजूद भी कोर्ट ने क्या कमी निकाली कि 161 और 164 के स्टेटमेंट में उसने ये बात नहीं बोली। ये कहानी में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि अगर उसके साथ ऐसी घटना हुई है तो उसको 161 जो पुलिस के सामने बयान होते हैं, जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं, वहाँ पे उसको बोलना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं बोला। तो कोर्ट ने यहाँ पे अंदेशा लगाया कि वास्तव में यहाँ पे हो सकता है घटना ना घटी हो और वो उस लड़के को फंसाने के लिए, क्योंकि जब उसके भाई ने उसको तमाचा मारा, उसके बाद गुस्से से घर गई और उसके भाई को पता चल गया था कि जो फ़ोन है आरोपी का है। फिर उसका भाई शाम के वक्त आरोपी के घर आया भी था और आरोपी से उसने मारपीट भी किया। तो आरोपी हो सकता है कि वो लड़की छुपाने के लिए या फिर आरोपी को फंसाने के लिए इन लोगों ने ऐसी साजिश रच ली हो। ऐसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो क्रिमिनल केस होता है, चाहे पॉक्सो का हो, चाहे 376 का हो, चाहे 302 का हो, आपका काम होता है कहानी में डाउट पैदा करना। डाउट पैदा कैसे करना आपको, कि मतलब एक नई पैरेलल कहानी बना देना कि हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ, हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो
तो कोर्ट को आपको भरोसा दिलाना होता है कि ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो। अब दूसरी बात जहाँ तक रही कि इस केस में डीएनए मैच हो गया। अब आपने ढेर सारे केस देखे होंगे, अगर डीएनए मैच है तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी को सजा मिल जाती है। इस मामले में भी सेशन कोर्ट ने वही किया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि डीएनए टेस्ट किस रीति से लिया गया है, कितने बजे लिया गया है, डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लेने के बाद कितने दिन तक कहाँ प्रिजर्व रखा गया है, उसके बाद कब एफएसएल के लिए भेजा गया है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये होता है, क्योंकि मान लीजिए कि डीएनए रिपोर्ट लड़के का भी लिया जाता है, लड़की का भी ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाता है 4-5 दिनों तक। अब पुलिस कस्टडी में किस परिस्थिति में रखा हुआ है, इसकी कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कोर्ट के अंदर इस चार्जशीट में, ना तो गवाही में कि वो हो सकता है उससे कोई छेड़खानी कर दे। इतने दिनों तक वो पुलिस खाने में क्यों रखा रह गया, माल खाने में क्यों रखा रह गया, उसको इमीडिएट भेजना चाहिए था, या फिर हो सकता है उससे कोई छेड़खानी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में कोर्ट ने ये भी कहा कि जो डीएनए रिपोर्ट है, डीएनए रिपोर्ट के अंदर का जो एक्सपर्ट एविडेंस होता है वो कोई स्पष्ट सबूत नहीं होता है। जब तक कि दूसरे जो फैक्ट है केस को सपोर्ट ना करें तब तक वो स्पष्ट सबूत नहीं। तो भले ही डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई है, उसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पे डीएनए टेस्ट सही रीति से लिया गया था। और दूसरी बात यह है कि चूंकि बाकी जो सारे फैक्ट हैं वो अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि लड़की ने 161-164 में बोला नहीं है। तो इस प्रकार से अगर ऐसी कुछ संभावना आपके केस में भी बनती है तो आप इस आधार पर भी बरी हो सकते हैं। तो साथियों, आप समझ गए हो कि मैंने आपको शॉर्ट में ब्रीफ किया है कि अगर लड़की ने 161, 164 और चीफ एग्जामिनेशन में कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दिया है तो आपको फायदा हाई कोर्ट में मिल सकता है, आपको उसको रेस करना होगा। सेशन कोर्ट में भी आपको उसी को रेस करना होगा। दूसरा, डीएनए रिपोर्ट मैच भी कर गया है तो भी उसके बावजूद डीएनए रिपोर्ट किस माध्यम से लिया गया, लेने के बाद कहाँ रखा गया, उसके बाद उसको कब भेजा गया, किस रीत से भेजा गया, उसको कैसे प्रिजर्व रखा गया, इस संदर्भ में भी आप ढेर सारे सवाल करिए आईओ से, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। और केवल अगर डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अगर केवल वो आपके अगेंस्ट में है तो आप बच सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ था। मुझे उम्मीद है कि हमने आपसे जो शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा।